डीएनए में हम अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों की कहानी पर भारी पड़ती है। पिछले हफ्ते मैं सीरिया के 3 अलग अलग इलाकों में गया था, दमास्कस, होम्स और फिर पलमायरा। मैंने इन तीनों ही जगहों पर युद्ध की तबाही की भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखी थी। खतरनाक जगहें थीं। लेकिन आज हम सीरिया की तबाही को एक अलग नजरिए से देखने और समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं कुछ तस्वीरों की मदद लेना चाहता हूं। ये तस्वीरें न सिर्फ सीरिया के मौजूदा हालात पर कटाक्ष करती हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग नेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती हैं। अभी जो पेंटिंग्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उन्हें सीरिया के कलाकार अब्दुल्ला अल ओमारी ने बनाया है। इन पेंटिंग्स को दी वल्नरेबिलिटी सीरीज का नाम दिया गया है। इनमें दुनिया के ताकतवर नेताओं का एक अलग चेहरा दिखाया गया है। इस सीरीज की मदद से ये कलाकार दुनिया के सभी नेताओं को ये एहसास दिलाना चाहता है कि अगर इन सभी नेताओं से उनकी शक्ति छीन ली जाए तो क्या होगा। अपनी पेंटिंग्स की मदद से सीरिया के इस कलाकार ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को उनकी कमजोरी का एहसास दिलाने की कोशिश की है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीरिया के इस कलाकार ने एक थके हारे रेफ्यूजी के तौर पर पेंट किया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को गोद में एक बच्चा लिए और पीठ पर सामान लादे हुए एक असहाय शरणार्थी के तौर पर दिखाया गया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हाथों में प्लेकार्ड लेकर मदद की अपील करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर पुतिन एक भिक्षुक होते तो क्या होता। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की पेंटिंग में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर उनके पास अपना घर ना होता तो क्या होता। ठीक इसी तरह जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को भी गरीब और असहाय शरणार्थी के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस तरह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर ओबामा के पास पहनने के लिए कपड़े ना होते तो वो क्या करते। एक दूसरी पेंटिंग में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के कई बड़े नेताओं को हाथों में बर्तन लेकर भोजन की लाइन में खड़ा होते हुए दिखाया गया है। इन सभी वर्ल्ड लीडर्स को असहाय दिखाने के पीछे सीरिया के इस कलाकार का मकसद उन्हें रेफ्यूजी क्राइसिस और उसकी गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक सीरिया के 50 लाख निवासी ऐसे हैं जो जान बचाने के लिए दूसरे देश भाग चुके हैं, यानी उन्हें दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा सीरिया के 63 लाख से ज्यादा नागरिक ऐसे हैं जो गृह युद्ध की वजह से अपने ही देश में बेघर हो गए और इनमें से आधी जनसंख्या बच्चों की है। सीरिया में बच्चों के हालात सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि हिंसा की वजह से लाखों की संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुपोषित हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सीरिया के 1 करोड़ 35 लाख निवासी ऐसे हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से मानवीय मदद की जरूरत है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 से लेकर अब तक सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। सीरिया की 95% आबादी ऐसी है जिसे फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहां की 70% आबादी के पास पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जा रहे सीरिया के 4,699 शरणार्थियों की भूमध्य सागर में डूबने से मौत हो गई, जबकि वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 3,567 लोगों का था। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि सीरिया के आम नागरिकों को गृह युद्ध की वजह से किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। अब्दुल्ला अल ओमारी नामक इस कलाकार ने सीरिया की राजधानी दमास्कस से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, इस कलाकार ने अपने देश को छोड़ दिया और उसने बेल्जियम में शरण ले ली। अब यह कलाकार अपनी पेंटिंग्स की मदद से सीरिया के लाखों शरणार्थियों की पीड़ा को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कलाकार चाहता है कि इन पेंटिंग्स की मदद से दुनिया के बड़े नेताओं का ज़मीर जागे और वो समझें कि उनकी नकारात्मक सोच का इंसानियत पर कितना बुरा असर पड़ा है, और हम सब यानी जी न्यूज़ की टीम आज इस कलाकार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में तबाही की तस्वीरें दुनिया के किसी नेता की आंखों में नहीं चुभती, क्योंकि सबका अपना अपना एजेंडा है। वैसे इन दिनों आतंकवाद के मुद्दे पर
गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के कई देश भी आपस में उलझे हुए हैं और इन्हीं देशों में से एक है कतर। हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन, यमन, लीबिया और यूएई ने कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस फैसले का गहरा कूटनीतिक अर्थ है और वो अर्थ आपको आज समझना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और कई मायनों में ये भारत पर भी अपना प्रभाव डालेगा। 6 अरब देशों ने कतर पर कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि कतर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से कतर में आने वाले 40% खाने पीने की सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें रुक गई हैं। कतर से उड़ान भरने वाली और वहां पहुंचने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कतर एयरवेज करीब 150 अलग अलग जगहों पर उड़ान भरती है पूरी दुनिया में, लेकिन एयर स्पेस में घुसने पर लगी पाबंदी की वजह से कतर एयरवेज के विमान अब जमीन पर खड़े हैं। इस कदम से कतर की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का एविएशन सेक्टर कतर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। कतर वर्ष 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट भी है, जिसके लिए 8 अलग अलग नए स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं जो अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सऊदी अरब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से कतर में जरूरी सामान भी अब नहीं आ पाएंगे, यानी इन सभी प्रोजेक्ट्स में देरी होने की आशंका है। विशेषज्ञ इस पूरे मामले को ईरान के साथ जोड़कर देख रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन का दर्जा देते हैं, लेकिन आरोप है कि कतर ने इस संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, यानी एक तरीके से इन्हें समर्थन दिया। सऊदी अरब का आरोप है कि कतर, बहरीन और सऊदी के कतिफ प्रांत में ईरान द्वारा समर्थित चरमपंथी संगठनों और अलगाववादियों की मदद कर रहा है। सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन और यूएई ने यह कदम ईरान के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच उठाया है। कतर के शेख तमीम ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान से अरब देशों की दुश्मनी का कोई कारण नहीं है और इजराइल से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन सऊदी अरब को यह बात पसंद नहीं आई। वर्ष 2014 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जब यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लाया गया था तो उस वक्त कतर ने इसका विरोध किया था। ये बात उस वक्त से सऊदी अरब को खटक रही है। अब सवाल ये उठता है कि खाड़ी देशों का कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाना और उसके बाद कतर के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खत्म कर लेना, क्या इसे वाकई आतंकवाद के खिलाफ उनकी चिंता माना जा सकता है या फिर ये किसी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सऊदी अरब, यूएई, यमन, बहरीन और इजिप्ट ने कतर को खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा माना है। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि खाड़ी देशों के इस फैसले में आतंकवाद असली वजह नहीं है, बल्कि कतर के ईरान के साथ संबंध सऊदी अरब को हजम नहीं हो रहे। इसके अलावा कुछ और वजहें भी हैं जिन पर आज आपको गौर करना चाहिए। कतर की 25 लाख की कुल आबादी में करीब 88% लोग भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पहुंचे प्रवासी हैं। कतर में भारत के करीब 6,50,000 मजदूर काम करते हैं और कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भी भारतीय है। आबादी के लिहाज से कतर भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन कतर की प्रति व्यक्ति आय 86,94,000 रुपए से ज्यादा है। कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व है, जो अमेरिका और सऊदी अरब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कतर का वेल्थ फंड 338 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें रियल एस्टेट और कॉरपोरेट एसेट्स शामिल है। कतर एयरवेज वर्ष 2013 से ही स्पेनिश फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना का मेन स्पॉन्सर है, जिसके लिए मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी खेलते हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है। वहां से अमेरिका ISIS के ठिकानों पर हमला करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कतर का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने रखती हैं। वैसे आधुनिक दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषाओं में बटी हुई है और अब आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं वो अपने घर में भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच की आग का शिकार न बन जाए। इस पूरे घटनाक्रम को आप इस नज़र से भी देख सकते हैं।